हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पेस योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 26 तक इसको देखेंगे बच्चों। उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत मदद करेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी जो है जाना जाता है ट्रूथ बोलने के लिए 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स। अगर मान लीजिए, ऐसे समझिए, अगर वो 4 बात कहता है तो 3 बात उसका सच रहता है। ठीक है। ही थ्रोज अ डाई, एक डाई को उसने फेंका एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, और वो रिपोर्ट करके बताता है कि ये इस पर जो है 6 आया। ठीक है बच्चों, 6 आया। उससे रिलेटेड अब कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं। इवन इवेंट्स है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ 6। इवन इवेंट क्या है? तो उस पर 6 आता है। E2 क्या है? नॉट गेटिंग अ 6। और ई इवेंट है दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। ई इवेंट क्या है? तो वह आदमी रिपोर्ट करता है कि उस डाई पर 6 आ रहा है बच्चों। ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं उसके बेस पर हमको इन सब का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इवन इवेंट जो है बच्चों, इवन इवेंट है गेटिंग अ 6। 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो एक डाई को जब आप थ्रो करोगे, एक डाई को जब आप थ्रो करोगे तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। 1/6। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? सेकंड है बच्चों कि उस डाई पर 6 नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा, देखिए 6 आने का प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/1 - 1/6 यानी 5/6। ठीक है। अब चलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, E/E1 निकालना है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, ई रिपोर्टिंग 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग 6 वेन वेन देखो ई का मतलब हो गया रिपोर्टिंग 6। वेन इवन क्या है? तो डाई गेट्स 6। डाई सोज अ 6। इवन क्या है? तो डाई पर सो आ रहा है, डाई पर 6 आ रहा है। वेन डाई सोज अ 6। ठीक है। यानी वह आदमी जो है बच्चों, वह आदमी रिपोर्ट करता है 6 और डाई पर भी 6 आता है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यानी वो इस केस में वो सच बोल रहा है। तो यानी सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है, देखिए 4 टाइम्स में 3 टाइम्स वो सच बोलता है, यानी 3/4। ठीक है बच्चों। आप देखो P ऑफ E/E2, इसको आप क्या पढ़ोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग 6 when the die does not show 6। E2 क्या है? तो 6 नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो, देखो 6 नहीं भी आ रहा है और कह दे रहा है ना कि 6 आ रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, यानी झूठ बोल रहा है। यानी तो 4 में 3 बात वो सच बोलता है, तो झूठ यानी 1/4। 4 में 1 बात वो झूठ बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई सोज 6। E1 जो है डाई सोज 6 है। व्हेन द मैन रिपोर्ट्स 6। व्हेन द मैन रिपोर्ट्स 6। तो यहां पर अब बेस थ्योरम, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं बच्चों। देखो अब बेस थ्योरम
P ऑफ E1 बाई E, ये अप्लाई हम लोग करेंगे बच्चों, P ऑफ E1 बाई E। तो फॉर्मूला लिखना हम लोग सीख लेते हैं, पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं। तो देखो P ऑफ E1 बाई E, P ऑफ E1 बाई E, देखिए P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1, ठीक है, इसको पलट देना है। देखिए P ऑफ E1 इंटू, अब इसको पलट देना है, E बाई E1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 प्लस फिर P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाई E2। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। तो इसको जो है सबका वैल्यू हम निकाल दिए हैं, यहां रख करके आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है बच्चों, इसके 3 साइड का लेंथ, देखो 3 साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, अदर देन बेस, बेस का नहीं है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है जब जब वह एरिया जो है उसका मैक्सिमम होगा। तो देखो बच्चों, ये फिगर बनाया हुआ है, देखिए ये 10 है, तो यहां से यहां तक 10 हो गया। अच्छा इधर x मान लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस रिजल्ट से ये हाइट हमको मिल जाएगा, हाइट हमको मिल जाएगा रूट अंडर, ये हाइपोटेनस का काम कर गया, ठीक? तो रूट अंडर हाइपोटेनस यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इस साइड का लेंथ है 10 प्लस, अच्छा ये जो पैरेलल दूसरा है इसका 10 प्लस x यानी 10 प्लस 2x, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों? क्लियर है? अब देखिए, अब देखो, तो 2 से इसको हम काट देंगे, एरिया को a से डिनोट कर दीजिए, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 प्लस 2 कट जाएगा, यानी 10 प्लस x इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया बच्चों। अब हमको दिखलाना है कि यह जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, यह जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है बच्चों, ये एरिया मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब इसका डबल ऑर्डर डिराइवेटिव एरिया का d2a अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा बच्चों। तो चलो पहले एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dA बाई dx, ठीक है? देखो ये u इंटू भी पर बैठेगा, 10 का 0 हो गया और x का हो गया 1, ठीक है बच्चों? तो भी यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में प्लस फिर 10 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, फिर 100 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी dA बाई dx इज इक्वल टू, देखो रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, और माइनस एक्स जो है ये वाला माइनस एक्स 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो -10x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू ये हो गया -2x² माइनस 10x प्लस 100 अपॉन रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब देखो ये dA/dx का वैल्यू आया, dA/dx का वैल्यू हमारे पास आया dA/dx का -2x², देखिए ये आया था -2x² माइनस 10x और फिर आया था बच्चों प्लस 100 अपॉन रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जीरो के बराबर करके हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस क्वांटिटी को जीरो के इक्वल करोगे तो ये रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई कर गया यानी जीरो, तो -2x² माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो -2 कॉमन लेकर के उधर भेज दीजिएगा तो x² प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो x² 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन लोगे x प्लस 10, तो x का दो वैल्यू आ गया 5 और -10। देखिए -10 जो है -10 नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो x जो है, यहां x जो है बच्चों ये x लेंथ का काम कर रहा है और वह जो है लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए x का वैल्यू -10 हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये हटा देंगे हम लोग, तो हमको x का वैल्यू 5 मिल गया। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू क्या मिल गया 5। तो अब देखिए इसका हम डबल ऑर्डर डिराइवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dA/dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में d2a अपॉन dx², और ये जो है u/v पर बैठा हुआ है, u/v के डिफरेंशिएशन पर हम इसको बैठाएंगे। तो u का डिफरेंशिएशन x² का 2x तो -4x माइनस x का 1 तो 10, 100 का 0 हो जाएगा। u का डिफरेंशिएशन किए तो ये v मल्टीप्लाई में यानी रूट अंडर 100 माइनस x², ये मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों, माइनस फिर ये मल्टीप्लाई में -2x² माइनस 10x प्लस 100, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। इधर वाला इरेज कर देते हैं, x का वैल्यू तो 5 हमको पता ही है। अब चलो बच्चों, तो देखो ये अब रूट का v का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/2 रूट अंडर 100 माइनस x² 100 का 0 और x माइनस x² का -2x अपॉन v² यानी ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर तो 100 माइनस x²। अब इस डबल ऑर्डर डिराइवेटिव में ये जो x का वैल्यू 5 आया है बच्चों, उसको हम रख करके देखेंगे कि डबल ऑर्डर डिराइवेटिव का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों d2a अपॉन dx² में x का वैल्यू हम 5 रख देते हैं, तो यहां पर x के जगह 5 तो -20 -10 -30। अच्छा, यहाँ 100 माइनस 25 तो √75। अच्छा, यहाँ x के जगह 5 तो 25 इंटू -2 -50
-50 -50 -100 अब +100 0 हो जाएगा, तो ये मत लिखो। अपॉन 100 माइनस 25 यानी 75 विच इज लेस देन 0। डबल ऑर्डर डिराइवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा आया, तो ये बताता है बच्चों कि उस ट्रेपीजियम का जो एरिया है, उस ट्रेपीजियम का जो एरिया है बच्चों वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला देखिए क्या लिखे थे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये था 10 प्लस एक्स इंटू 100 रूट अंडर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग x के जगह पर 5 रख देंगे, यानी 10 प्लस एक्स था तो x के जगह 5 रख दिए, इंटू अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह 5 यानी 25। तो ये 75 का स्क्वायर रूट 5√3 ये 5√3 इंटू 15, तो 75√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया उस ट्रेपीजियम का मैक्सिमम एरिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सब। अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि सो डैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है जिसका डोमेन है r-3, यानी हम x के जगह पर पूरा रियल नंबर रख सकते हैं लेकिन 3 नहीं रख सकते हैं। ये डोमेन हो गया और ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन है r-1। ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूफ करना है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो बताइए बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जब वह फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो चलिए 1 चेक करते हैं। 1 का एक और नाम है बच्चों इंजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 2 एलिमेंट ले लेंगे डोमेन वाले सेट से, x1, x2। ये मेंबर होगा r-3 का, यानी पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब चलो अब मान लिए कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। ठीक है, चलिए f ऑफ x का वैल्यू है x-2 अपॉन x-3 f ऑफ x का। तो f ऑफ x1 का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह पर, ये दोनों x के जगह पर x1 हम पुट कर देंगे, तो x1-2 अपॉन x1-3 ये f ऑफ x1 का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, f ऑफ x2 का वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन में बच्चों x के जगह पर x2 रख देंगे। ठीक, तो हो जाएगा x2-2 अपॉन x2-3। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहां पर x1 इंटू x2 -3x1 फिर -2x2, ठीक है, अब +6। उसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई करो, x1 इंटू x2 -2x1 -3x2 अब +6। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब देखिए तो x1 और x2 तो कैंसिल हो गया, यहां पर -3x1, ठीक है, अब -2x1 इधर आ जाएगा तो -x1 +6 कैंसिल, इसको उधर भेजोगे -2x2 इधर आ गया तो +2x2 यानी -x2। x1 इक्वल टू x2, ये यूनिक सॉल्यूशन आया। इसका मतलब कि यह फंक्शन 1 है। ये फंक्शन क्या है? 1 फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन 1 है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग ऑन टू चेक करते हैं बच्चों, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए इसको नोट कर लीजिए सब। ऑन टू के लिए थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, नोट कीजिए। देखिए ऑन टू के लिए आपको पता है हम फंक्शन को y मानते हैं,
फंक्शन को y मानते हैं। इस तरह का जितना प्रॉब्लम होगा सब इसी तरह से बनाइएगा सर, ठीक है, दम कमांड कर लीजिए बच्चों। तो ऑन टू के लिए हम लोग फंक्शन को y मानेंगे। ऑन टू का एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो बच्चों, ऑन टू के लिए हम फंक्शन को y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो यहां x जो है ये है x डोमेन और y है रेंज, ठीक। x जो है डोमेन है और y है रेंज, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहां से अब x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। कैसे? तो y इक्वल टू, हमेशा ऑन टू ऐसे ही चेक करेंगे, y मान लेंगे और x का वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, ठीक। तो देखिए यहां y को x से इंटू करोगे तो xy माइनस थ्री वाई इक्वल टू x माइनस टू को 1 से तो x माइनस टू। अब x का वैल्यू निकालना है y के टर्म में, तो x वाले को आप लेफ्ट साइड ले आइए, x वाले को बच्चों लेफ्ट साइड ले आओ, तो xy माइनस ये प्लस x इधर आ जाएगा, माइनस x इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, ठीक है। इसको आगे बढ़ाओगे, x कॉमन ले लीजिए तो y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। तो x का वैल्यू आ गया थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, ठीक है। देखिए यहां इस एक्सप्रेशन से क्या हमको मिल रहा है कि y का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो यहां y के जगह पर 1 रख दोगे तो 1 माइनस वन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। यानी y का वैल्यू हम पूरा रियल नंबर रख सकते हैं लेकिन 1 नहीं रख सकते हैं। तो ऑन टू में हमको यही देखना रहता है कि y जो है इसमें रहेगा और ये इसमें इस सेट से हम x लेंगे, तो y का सारा वैल्यू रियल नंबर माइनस वन रखेंगे तो x का वैल्यू रियल नंबर माइनस थ्री आ रहा है कि नहीं, ठीक है। y का वैल्यू हम रियल नंबर माइनस वन रखेंगे तो ये जो x का वैल्यू आया है ये पूरा वैल्यू वो रियल नंबर माइनस थ्री आएगा कि नहीं। तो देखो बच्चों, x का जो वैल्यू है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी ये तो क्लियर करता है कि x का वैल्यू रियल नंबर होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि x का वैल्यू थ्री होगा कि नहीं। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चों लेट कि x का वैल्यू जो है थ्री है, तो रखो यहां x के जगह थ्री, तो थ्री इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई कट गया, यानी माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू। ये तो पॉसिबल वैल्यू आया ही नहीं, ठीक है। माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू ये पॉसिबल वैल्यू नहीं आया। इसका मतलब कि x का वैल्यू थ्री नहीं होगा, x का वैल्यू थ्री नहीं होगा। देखिए यहां लिखते हैं, इसका मतलब कि x का वैल्यू थ्री नहीं होगा, यानी x जो है मेंबर होगा, पूरा रियल नंबर होगा, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म पर ये था x का वैल्यू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, तो पूरा रियल नंबर होगा लेकिन थ्री नहीं होगा, ठीक है, लेकिन थ्री नहीं होगा। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस सेट वन देयर एग्जिस्ट्स x बिलोंग्स टू r माइनस सेट थ्री। सो यह जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, यह क्या है, ऑन टू फंक्शन है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से आप लोग को क्या करना है कि ये जो x का वैल्यू आया है यहां रख देंगे, इस x के जगह पर, x के जगह थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, यहां भी, ठीक है, तो y ही आ जाएगा, सारा कट छट करके जो है कैलकुलेशन होकर के y आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के प्रॉब्लम का 1 और ऑन टू आप लोग को कमांड हो गया होगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। देखो तो पहले ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर यानी a इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो a मेरे पास है 2 0 1, फिर 2 1 3, फिर 1 माइनस 1 0, ये a हो गया। अच्छा, फिर a तो 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 0। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई ये जो रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, फिर यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करो, देखो तो 2 2 जा 4, 0 इंटू 2 तो 4, और 1 इंटू 1 तो 5। फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, 0 ये 0 और माइनस 1। फिर देखिए 2 1 जा 2, 0 0 यानी 2। फिर अब ये सेकेंड रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा और ऐड करते जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 6 और 3 9। फिर 0 1 और माइनस 3, तो 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। फिर यही रो अब थर्ड कॉलम से, तो 2 और 3 5। फिर हो गया 2 माइनस 2 0 0। फिर 1 को 0 से 0, माइनस 1 को 1 से माइनस 1, और 0 को माइनस 1 से 0 तो माइनस 1। फिर 1 को 1 से 1, माइनस 3 तो माइनस 2, ये हो गया ए स्क्वायर। फिर माइनस 5, ये 5 इंटू ए निकालो, तो ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए मैट्रिक्स को 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 0 5, 10 5 और 15। फिर हो गया 5 को 1 से 5 माइनस 5 0। अब 4 इंटू आई, आई यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का लिखोगे। 1, ये यहां आगे 4 लिखिएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। चलिए ए स्क्वायर 5a और 4i का वैल्यू यहां रख देंगे और ऐड सब्सट्रैक्ट कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना? ठीक है, इसको आप लोग अपने से बनाइएगा, यहां पर रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसी का और में एक क्वेश्चन दिए हैं, इसको नोट कर लो, वीडियो को रोक करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए इसी का और में भी एक क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, देखो और में है, कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड एक्स मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स निकालना है जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले उस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर हमको पता करना होगा, ऑर्डर पता करना होगा बच्चों कि आखिर एक्स जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 रो, 2 रो हो गया और 3 कॉलम, फिर इसका भी क्या है 2/3। तो मान लेते हैं कि इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कब फॉलो होता है, जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल हो, यानी n का वैल्यू 2 के इक्वल होगा। चलो n तो मिल गया। अब जो रिजल्टेंट आता है, यानी जो रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो यहां से m निकला, ठीक, और यहां से 3, यानी m/3 ऑर्डर का जो रिजल्ट जो आएगा वो m/3 ऑर्डर का मिलेगा।
तो देखो ये यहाँ है रिजल्ट 2/3, यानी 2/3 इक्वल हो जाएगा m/3 के। रिजल्ट देखिए n का तो वैल्यू 2 हो गया, तो यहां से m निकला, ये रो हो गया, m रो और 3 कॉलम, ये रिजल्ट का ऑर्डर हो गया। तो 2/3 रिजल्ट दिया हुआ है और हम लोग का रिजल्ट आया है m/3, तो m का वैल्यू हो गया 2। इस तरह से x जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर का है, x जो है 2/2 ऑर्डर का है, m/n माने थे, तो x इक्वल टू मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का a b c d। ठीक है, हमें a b c d का वैल्यू निकालना है। अब यहां x के जगह पर रखेंगे हम लोग a b c d। ठीक है बच्चों, इनटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, अब इधर रिजल्ट है -7 -8 -9, फिर 2 4 6। अब मल्टीप्लाई करो तो रो मल्टीप्लाई करेगा कॉलम से। देखिए a को 1 से a, फिर b को 4 से, यानी a + 4b, फिर यही रो जो है सेकेंड कॉलम से तो 2a + 5b, फिर a को 3 से तो 3a + 6b, फिर अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट कॉलम से तो c को 1 से c + 4d, फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई करेगा सेकेंड कॉलम से तो 2c + 5d, फिर सी डी मल्टीप्लाई करेगा 3 6 से तो 3c + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब यहां से आप लोग बनाइएगा, देखिए a + 4b इक्वल टू हो जाएगा -7, a + 4b इक्वल टू -7, फिर 2a + 5b इक्वल हो जाएगा -8। 10th क्लास की तरह इसको सॉल्व करके a b निकाल लेंगे। फिर उसी तरह c + 4d इक्वल हो जाएगा 2k, 2c + 5d इक्वल हो जाएगा 4k। क्लियर है बच्चों? बन जाएगा सबसे, बिल्कुल बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो पहले x मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकालिएगा। ठीक है, x मैट्रिक्स का आप लोग ऑर्डर निकालिएगा, कितना ऑर्डर है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो कमांड हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 0 to π/2 e⁻x into sin x minus cos x। जरा इसका रूल समझिए, रूल क्या कहता है बच्चों। देखो e⁻x ब्रैकेट दो फंक्शन रहेगा f(x) प्लस f'(x), इसमें क्या होगा कि एक तो फंक्शन होगा और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे यहाँ f(x) है, यहां पर f(x) है, तो f का ही डिफरेंशिएशन ये है। जैसे यहाँ साइन रहेगा तो cos tan x रहेगा तो sec² x रहेगा, इसी का f का ही डिफरेंशिएशन रहेगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, e⁻x इंटू वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है प्लस c। e⁻x यहाँ f का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो e⁻x इंटू f(x). तो चलो बच्चों यहां इस क्वेश्चन में देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो यहां माइनस cos दिया हुआ है। अच्छा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस cos का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस cos का डिफरेंशिएशन, माइनस तो इनटू में cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसका मतलब माइनस cos जो है f है और f' है sin x। तो इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x इंटू वह फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो यहां डिफरेंशिएशन दिया है माइनस cos x का, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब क्योंकि यह जो है डेफिनेट इंटीग्रल है तो c इसमें नहीं देना है, लोअर लिमिट 0 हो गया, अपर लिमिट π/2। चलिए अब सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे हम, तो जहां जहां x है वहां वहां
पाई बाई टू, तो ई का पावर पाई बाई टू इंटू माइनस कॉस पाई बाई टू, माइनस कॉस पाई बाई टू, माइनस कॉस पाई बाई टू। ठीक है बच्चों, अब लोअर लिमिट हम लोग लिखेंगे, लोअर लिमिट हम लोग लिखेंगे। देखिए लोअर लिमिट बीच में माइनस देंगे और लोअर लिमिट जहां जहां x है वहां वहां जीरो, तो e टू दी पावर जीरो इंटू माइनस कॉस जीरो। ठीक है, चलिए कॉस पाई बाई टू तो जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया। कॉस जीरो का वैल्यू वन, तो माइनस माइनस प्लस, आई का पावर जीरो का भी वैल्यू वन, यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर x इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। इसका हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। देखो यहां हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। देखो इधर जीरो रहेगा ना, तो आप एक काम कीजिएगा, dy वाले को लेफ्ट साइड रहने देना, अब बाकी सबको उस साइड भेज देना। तो y बाई एक्स इंटू डी वाई, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस ई टू दी पावर x रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहां से जितना भी y वाला है सबको dy के तरफ भेजेंगे और x वाले को इधर राइट साइड, तो y बाई रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, x को उधर भेज दो, तो x इंटू ई टू दी पावर x डी एक्स। ठीक है, अब माइनस है। चलिए अब देखो बच्चों, यहां देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया, यहां dy भी है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। जितना भी y वाला है सब आपका लेफ्ट साइड और x वाला राइट साइड आ गया। अब यहां से इंटीग्रेशन लगाइए, तो इंटीग्रेशन लगाओगे तो y बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस बाहर करो तो x इंटू ई टू दी पावर x डी एक्स। अब देखो बच्चों, इसको हम t मानेंगे, वन माइनस वाई स्क्वायर को t मानेंगे, वन माइनस वाई स्क्वायर को हम t माने, तो इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है, तो वन का जीरो यहाँ हो गया माइनस टू वाई और इधर हो गया डी टी बाई डी वाई। तो इस तरह से y डी वाई का वैल्यू हो गया माइनस वन बाई टू डी टी। ठीक है, चलिए अब रखते हैं, तो y डी वाई का वैल्यू माइनस वन बाई टू डी टी और नीचे हो गया रूट अंडर टी, यहां माइनस बाहर करो और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बैठेगा x इंटू ई का पावर x। ठीक है, आइलेट पर, तो देखो एक्सपोनेंशियल आपका सेकेंड फंक्शन हो गया, x फर्स्ट फंक्शन, तो x बाहर कर दिए, ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन होगा x का। ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx। चलो बच्चों, तो माइनस वन बाई टू बाहर कर दो, ये रूट t है तो t का पावर वन बाई टू ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वन बाई टू इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर x का वही रह जाएगा, तो x इंटू ई का पावर x, x का डिफरेंशिएशन वन, ई का पावर x का इंटीग्रेशन ई का पावर x, अब बाहर निकलेगा फिर इंटीग्रेशन, तो ई का पावर x प्लस सी। अब ये हो जाएगा, पावर में हम एक ऐड कर देंगे, यानी t का पावर माइनस वन बाई टू में वन ऐड करोगे तो वन बाई टू,
अपॉन 1/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। 2 से 2 कट गया और माइनस टी के जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर रख देंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए इधर जरा हम इरेज कर रहे हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों यहां पर ये तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। अब इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दे कह रहा है यहां दिया हुआ है कि y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 0, तो जहां जहां y है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो पुट कर दो y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा इधर, माइनस x के जगह 0, तो 0 इंटू ई टू द पावर 0, फिर e टू द पावर 0 प्लस c, तो ये 0 ये 0, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू आ गया -1। तो इस तरह से इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, इस तरह से इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स -1। यहां से माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल भी कर सकते हैं। यही जो है इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिए, जबकि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है, यानी आई जे के। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, फर्स्ट रो में हम लोग आई जे के लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड रो में तो यहां लिखाएगा 2 6 27। अच्छा, थर्ड रो में आई का यहाँ कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 अल्फा बीटा इक्वल टू 0 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर है। इसको आप ऐसे इक्वेट करने के लिए 0i लिख दीजिए, 0j लिख दीजिए और 0k लिख दीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो आई कैप यहां हो गया, ये रो और ये कॉलम छिप जाएगा, तो 6 बीटा माइनस 27 अल्फा, फिर माइनस जे कैप, ये रो ये कॉलम छिप गया, तो 2 बीटा माइनस 27 प्लस के कैप। ठीक है, ये रो ये कॉलम छिप गया, तो 2 अल्फा माइनस 6, 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0 इंटू आई प्लस 0j प्लस 0k। अब क्या करना है, इक्वेट कीजिए, 6 बीटा माइनस 27 अल्फा इक्वल होगा 0 के। ठीक है बच्चों, फिर यहां 2 बीटा माइनस 27 0 के इक्वल होगा, बना लोगे, यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू आप लोग निकाल लोगे बच्चों। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब देखो बच्चों, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल हो, कोलिनियर और पैरेलल हो बच्चों। ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। अब देखिए क्वेश्चन, इसी में एक और क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स। ए और बी जो है यूनिट वेक्टर है, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों 1 होगा। ठीक है, सच दैट ए प्लस बी इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, यानी
ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये भी 1 है। तीनों ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी तीनों यूनिट वेक्टर है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। आपको पता है कि दो वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल होता है मोड ए का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर, मोड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए। तो मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो मोड ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर ए वेक्टर डॉट बी तो ए डॉट बी हो गया, प्लस फिर बी डॉट ए हो गया, प्लस अब फिर बी डॉट बी हो गया मोड बी का स्क्वायर। चलो बच्चों, a प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो मोड a प्लस बी का वैल्यू 1, यहां रखोगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1। मोड a यूनिट वेक्टर है a वेक्टर तो इसका भी 1। अच्छा, a डॉट बी बी डॉट a दोनों ऐड हो करके 2a डॉट बी लिखा गया। अच्छा, मोड b का वैल्यू 1 तो 1 1 2 इधर आ जाएगा यानी -1। a डॉट b का फॉर्मूला होता है मोड a मोड b कॉस थीटा। ठीक है, तो मोड A1 मोड B1 तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, थीटा जो है थीटा A और B के बीच का एंगल है तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया -1/2। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 यानी कॉस पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, पाई माइनस थीटा एंगल बनता है तो पाई माइनस पाई/3। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू आ गया 2π/3, 2π/3। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2/3। ठीक है, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है और ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि मोड ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो वो लिखाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अब फिर आगे आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है इन एन एंट्रेंस टेस्ट, किसी एंट्रेंस टेस्ट में देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स टू ईच क्वेश्चन ऑफ विच वन इज करेक्ट। हर एक क्वेश्चन में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एक करेक्ट होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर टू अ क्वेश्चन इज 90%। अब वह प्रोबेबिलिटी जिसमें एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट आंसर को जानता है, इसका प्रोबेबिलिटी है 90%। इसका प्रोबेबिलिटी है बच्चों 90%। जानता है, ठीक है, और 90% जानता है तो गेस करता है तो इसका उल्टा हो जाएगा 10%। इफ ही गेट्स द करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन, यदि वह उस क्वेश्चन का सही जवाब देता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही वाज गेसिंग, वह प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह जो है गेस कर रहा था। ठीक है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं E1 एक इवेंट, कि वह इवेंट दैट ही नोज द आंसर। ठीक है, वह आंसर जान रहा है। E2 मान लीजिए इवेंट दैट ही गेस द आंसर, और E मान लीजिए E जो है करेक्ट आंसर है, इवेंट दैट द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो चलो देखो E1 नोज द आंसर, तो नोज द आंसर है 90% यानी 90/100। अच्छा, E2 गेस द आंसर,
तो ये दोनों जो है एक दूसरे का कंप्लीमेंट हो गया, तो 1 माइनस 90/100 यानी 10/100। चलो बच्चों अब E बाई E1 निकालो। E बाई E1 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम बोलते हैं, यही चीज आपको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है करेक्ट आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, व्हेन ही नोज द आंसर। तो ये श्योर इवेंट हो गया, और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, यहां पर क्या होगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही गेस द आंसर। तो जब गेस करके वो आंसर दे रहा है तब तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक पर टिक लगा रहा है, कोई एक पर टिक लगा रहा है, यानी 1/4 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया ना। यहां पर वो जान रहा है और आंसर सही है यानी श्योर इवेंट, तो 1, यहां गेस कर रहा है तो 1/4। तो वह प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो करेक्ट आंसर दिया वो गेस कर रहा है, यानी गेस करने वाले को हम E2 माने हैं, तो E2/E। तो देखो बच्चों P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाई E2, ठीक, और नीचे टोटल हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाई E2, P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E बाई E2। फॉर्मूला लिखना तो सब सीख गए होंगे, P ऑफ E2 बाई E निकालना है गैस वाला, तो P ऑफ E2 और फिर इसको हम पलट देंगे और नीचे टोटल सबका वैल्यू रख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है कि सो डैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर, ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो 3 पॉइंट है जिनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है, तो पहले हम साइड वेक्टर निकालेंगे, साइड वेक्टर यानी ए बी वेक्टर निकालेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को माइनस करेंगे। ठीक है, लास्ट में बी है तो बी में से ए को माइनस करेंगे। बी ये है, देखो ये ए है, ये है बी और ये है सी, तो बी में से ए को घटाओगे 2i माइनस 3i माइनस आई, फिर माइनस जे प्लस 4j, तो 3j के माइनस माइनस प्लस 4k तो 5k, ये हो गया ए बी वेक्टर। अच्छा बी सी वेक्टर निकालते हैं, सी में से बी को घटाएंगे, तो i माइनस 2i तो माइनस आई, फिर माइनस 3j माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2j, फिर माइनस 5k माइनस के माइनस 6k, ये BC वेक्टर। अब AC वेक्टर निकालोगे, AC तो i माइनस 3i माइनस 2i, फिर माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 4j तो j, माइनस 5k प्लस 4k तो माइनस k। ठीक है, अब देखो बच्चों वेक्टर ए बी प्लस बी सी, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस आई माइनस 2i, 3j माइनस 2j j, माइनस ये 5k माइनस 6k माइनस k, तो ये जो है AC वेक्टर के इक्वल हो गया, यानी ये ट्रायंगल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो देयरफॉर ABC जो है, ABC फॉर्म अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना रहा है। अब इसके बाद हमें यह दिखलाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो हम तीनों साइड का लेंथ निकालते हैं यानी मैग्नीट्यूड, तो मोड ए बी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, यहां i का कोफिशिएंट 1 है तो 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 और 5 का स्क्वायर तो रूट 35। फिर मोड बी सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 4 5 36 तो 41। फिर इसका AC का मैग्नीट्यूड निकालोगे
तो ये हो गया 6। ठीक है, तो मोड ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए तो 36 आ गया, प्लस मोड ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए 6 आ गया, जोड़ने पर मोड बी सी का स्क्वायर आ रहा है, यानी 35 प्लस 6 41। इसका मतलब कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर गया ये। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स या फिर ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये dx बाई डी वाई के फॉर्म में है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो dx बाई डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड कर दिए, फॉर्म पर बैठ गया, ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए dx बाई डी वाई का फॉर्म होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहां पर छोटा x है तो आगे यहां पर एक बड़ा x हो गया। अब p और q या तो कांस्टेंट होगा p और q, या फिर y के फॉर्म में कोई फंक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया p और ये हो गया q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर इंटीग्रेशन p यानी y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मानोगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2y dy इक्वल टू dt। ठीक है, तो y dy इक्वल टू -1/2 dt, -1/2 dt रख दीजिए यहां पर। तो i इक्वल टू e का पावर, जो भी इंटीग्रेशन होगा वो e के पावर में होगा बच्चों, तो y dy हो जाएगा -1/2 dt और नीचे पूरा t हो गया। तो e का पावर -1/2 और 1/t का हो गया log mod t। ये -1/2 अंदर जाएगा तो e का पावर log mod t का पावर 1/2 -1/2। तो ई लॉग खत्म हो गया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू देखिए मोड t का पावर -1/2 यानी 1/√t, और t का वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई स्क्वायर का होता ना है -2y, तो ऊपर में -2 नहीं है, y है, तो इसको t मान करके बना लिए। क्लियर है? अच्छा, ये आप लोग अपने से बनाइएगा। देखिए dy वेरिएबल सेपरेशन है, इसको आप लेफ्ट साइड ही रहने दीजिएगा और इसको इस साइड भेज देना, इसको इस साइड भेज देंगे और इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देंगे। इसको बनाइएगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों उम्मीद है बहुत अच्छा आप लोग को ये मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छे से इसको देखिएगा, और आप लोग को तो क्वेश्चन पहले से ही मिला हुआ है, तो जो क्वेश्चन नहीं बना है, कहाँ गलती कर रहे हैं, आप इसको सीखिए देख करके, और आगे से गलती नहीं कीजिए क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।